दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक में इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिज करें। जिक्र होगा दो बरतरफियों का, एक सियासी और दूसरी अदालती। और इलेक्शन कमीशन भी सरापा एहतजाज, चौधरी एतजाज़ हसन और सरदार अब्दुल लतीफ़ खोसा क्या खेल खेल रहे हैं। और अदालती असलाहत का बिल इस वक्त उसकी सूरत हाल क्या है और सूबाई इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो इस हवाले से आज के इस वीलाग में मैं ज़िक्र करूँगा। तो सबसे पहले मैं चौधरी एतजाज़ हसन और लतीफ़ खोसा का मैं ज़िक्र करता हूँ। तो इनकी हरकतें जो है ना कुछ दिनों से जो काफ़ी मशकूक रही हैं, बल्कि हमेशा से ही आप ये समझ लें कि ये मशकूक रही हैं इनकी। पार्टी लाइन से हटकर ये थोड़ा सा अपने हिसाब से अपनी सियासत करते हैं, अपने प्रोफेशन के हिसाब से ये चलते हैं। तो अभी जो है ना वो एतजाज़ हसन साहब ने एक कॉल दी है पाकिस्तान के वकला को और पाकिस्तान के अवाम को, और साथ ये मैसेज दिया है कि चीफ जस्टिस साहब के साथ वो खड़े हैं और सबको ये बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर आएं और कतबे लेकर खड़े हो जाएं चीफ जस्टिस साहब के हक में। तो एतजाज़ हसन ये क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और एतजाज़ हसन का ये जुर्म कोई नया नहीं। एतजाज़ हसन इस तरह के काम ये माजी में भी करते रहे हैं। एतजाज़ हसन साहब की हिस्ट्री कुछ इस तरह है कि जब 1977 में शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म की गई तो उन्होंने पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया था। और उस वक़्त जब ज़रूरत थी पीपल्स पार्टी की क़यादत की और कारकुनों के साथ खड़े होने की, उस वक़्त चौधरी एतजाज़ हसन साहब साइड लाइन पर हो गए थे। फिर इफ्तिखार चौधरी साहब की जो मूवमेंट हुई, उनको मुशर्रफ ने जो पीसीओ जजेस वगैरह के हवाले से तो उनको बरतरफ किया। और आल्दो के मैं मुशर्रफ का कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, मैं उसका नाकद हूँ मुशर्रफ का, क्योंकि वो एक डिक्टेटर है और उसके ख़िलाफ़ हमने जद्दोजहद की है। तो शुरू में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी जजेस बहाली मूवमेंट के अंदर वो थीं और इफ्तिखार चौधरी के साथ वो खड़ी थी, मगर बाद में उन्होंने इदराक कर लिया कि ये रॉन्ग कॉल है, उन्होंने अपनी सपोर्ट वापस ले ली। और एतजाज़ हसन साहब इफ्तिखार चौधरी के साथ खड़े थे और इफ्तिखार चौधरी की जो जजेस बहाली मूवमेंट थी उसको वो लीड कर रहे थे। हालांकि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस मूवमेंट से अलहदा हो गई तो चौधरी एतजाज़ हसन साहब को भी अलहदा हो जाना चाहिए था। वो एक वकील तो हैं, मगर उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको बड़ी इज्जत से नवाजा है, बावजूद कि उनकी एक हिस्ट्री है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बेवफाई करने की। तो उनको अलहदा हो जाना चाहिए था, नहीं हुए। और इस वक्त भी जो कन्फ्रंटेशन चल रही है, जो एक आम बंदा भी समझता है, जो ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो पार्लियामेंट के अंदर से जो बिल मंजूर हुआ है, तो उसका भी मकसद यही है कि जुडिशल एक्टिविज़म को रोकना, शख्सी आमरीत को रोकना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मंशूर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस हवाले से एक क्लियर स्टैंड है। तो चौधरी एतजाज़ हसन साहब इस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं खड़े, और उसकी भी वजह कुछ जो समझ आती है मैं बयान करता हूँ। तो सरदार लतीफ़ खोसा साहब भी जो है ना वो भी इसी डगर पर वो चल रहे हैं, पार्टी पॉलिसी से हटकर वो बयानात दे रहे हैं, इमरान खान नियाज़ी की फेवर में बयानात दे रहे हैं। वजह उसकी ये दोनों की वजह यही है कि उनका प्रोफेशन, चूँकि चौधरी एतजाज़ हसन साहब ये आइनी माहिर हैं और उनकी इस जो है ना प्रोफेशनलिज्म के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। और चौधरी लतीफ़ खोसा का जो है ना वो क्रिमिनल केसेस के अंदर उनका जो है ना एक बड़ा नाम है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनकी जब कुर्बतें बढ़ी
تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ محترمہ بینظیر بھٹو اور اسد علی زرداری صاحب کے وہ کیسز عدالتوں کے اندر لڑ رہے تھے، اور میں خود اس چیز کا عینی شاہد ہوں کہ یہ سردار لطیف کھوسہ صاحب ترلے لیتے تھے کہ مجھے پاکستان پیپل پارٹی کے اندر شامل کروایا جائے، آل دو کے جو وکیل بھی تھے تو مگر پھر بھی ان کے لیے دروازے نہیں کھلے تھے، وہ کسی ذریعے سے آنا چاہتے تھے، اور بہرحال وہ نہیں لے کر آئے، مگر الٹیمیٹلی انہوں نے اپنا راستہ بنا لیا۔ حلقہ احباب ان کا حلقہ انتخاب ان کا کوئی بھی نہیں ہے، اور پیپل پارٹی نے ان کو بہت عزت دی، گورنر پنجاب بنایا، اور پی ایل ایف کا انہوں نے ان کو صدر بنایا پاکستان کا۔ تو وہاں پر بھی کوئی ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک اگر بندہ کو گورنر لگایا، پی ایل ایف کو وہ کھڑا کرتے، اور مگر یہ کہ انفارچونیٹلی وہ نہیں کر سکے، پی ایل ایف کا انہوں نے ستیہ ناش کیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ اور ایک برطرفی یہ ہوئی ہے کہ سردار لطیف کھوسہ صاحب کو پاکستان پیپل پارٹی نے پی ایل ایف کی صدارت سے برطرف کر دیا گیا ہے، اور ان کا اعتزاز حسن کا اور سردار لطیف کھوسہ کی ان پھرتیوں کا صرف مقصد ایک ہے، کیونکہ عمران خان نیازی اس وقت جو ہے نا پھنسا ہوا ہے کرمنل کیسز کے اندر بھی، تو سردار لطیف کھوسہ جو ہے نا وہ چاہتے ہیں، ان کے بیک مائنڈ میں یہ چل رہا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے عمران خان نیازی کے کیسز مل جائیں، مگر یہ یاد ان کو رکھنا چاہیے وہاں پر ڈاکٹر بابر اعوان بیٹھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے ان کے لیے وہ راستے کھولنے نہ دے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی جہانگیر بدر صاحب نہیں چاہتے تھے کہ سردار لطیف کھوسہ پارٹی کے اندر آئے، کیونکہ جہانگیر بدر صاحب گراس روٹ کی پالیٹکس کرتے ہیں، وہ بندے کو سمجھتے تھے۔ تو چودھری اعتزاز حسن بھی چونکہ آئینی جنگ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے نا عروج پر ہے، آئین کی بالادستی کی اور جوڈیشل ایکٹیویزم کو ختم کرنے کے لیے، شخصی عامریت کو ختم کرنے کے لیے عدالت کے اندر، تو اعتزاز حسن صاحب کو یہ لالچ ہو سکتا ہے کہ شاید مجھے عدلیہ کی طرف سے یا عمران خان نیازی کی طرف سے جو آئینی کیسز ہیں تو اس کے اندر جو ہے نا وہ میری معاونت ان کو درکار ہو اور مجھے وہ کیسز مل جائیں۔ تو اس وقت جو دوسری برطرفی بڑھی ہوئی ہے، تو میں چودھری تنویر الیاس صاحب کا میں کبھی بھی حامی نہیں رہا، اب بھی نہیں ہوں میں، مگر جس طریقے سے ان کی برطرفی ہوئی ہے وہ غلط ہوئی ہے۔ آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے توہین عدالت ان کے اوپر لاگو کر کے تو ان کو برطرف کر دیا ہے، جس طرح بالکل اسی طرح جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب کو ٹل رائزنگ آف کورٹ کا انہوں نے جو ہے نا وہ دے دیا تھا، ان کو سزا دی، ان کو برطرف کر دیا، حکومت ختم کر دی گیلانی صاحب کی، بالکل اسی طرح سردار تنویر الیاس کی بھی حکومت ختم کی ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہے اور توہین عدالت ان پر لگائی ہے اس ضمن میں کہ انہوں نے احتجاج کیا کہ سعودی عرب سے جو فنڈ آئے تھے 2 مہینے ہو گئے ہیں، 2.5 مہینے ہو گئے ہیں، ان کو استعمال نہیں کرنے دیا جا رہا، عدالتیں اسٹے دے دیتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ انتظامیہ کے اندر اگر عدالتیں اپنی چونچ ماریں گی تو حکومت کس طرح چلے گی؟ تو اسی چیز کو جو ہے نا وہ آگے لے کر ابھی سپریم کورٹ بھی سراپا احتجاج ہے، سپریم کورٹ نے بھی حکومت سے مطالبہ کیا ہے، حکومت کے وہ ترامیم کرے الیکشن کی، جو الیکشن ایکٹ کی جو سیکشن ہے 57 اور 58، جس کے اندر جو ہے نا الیکشن کی تاریخ کے اندر رد و بدل کرنا، شیڈول میں رد و بدل کرنا اور الیکشن کی تاریخ دینا، تو یہ اختیار ہونا چاہیے الیکشن کمیشن کا۔ تو انہوں نے اس چیز پر تشویش کا بھی اظہار کیا کہ 1 مارچ اور 4 اپریل کے جو فیصلے تھے عدالتی فیصلے، انہوں نے الیکشن کمیشن کے اس آئینی حق پر ڈاکہ ڈالا ہے اور اس حق سے انہوں نے محروم کیا ہے، اور ایون کہ اس کے علاوہ انہوں نے جو اشارہ کیا کہ ہم جب کسی بندے کو توہین الیکشن کمیشن کے اندر جو ہے نا وہ ہم بلاتے ہیں یا ان کے خلاف کوئی کسی بھی کیس کی سماعت کرتے ہیں، اپنا فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ سپریم کورٹ جو ہے نا یہ ان کو سٹے دے دیتی ہے، اور کئی ایک جیسے ڈسکا کا بھی ہے، قاسم سوری کا ہے، اور کئی لوگوں پر توہین الیکشن کمیشن لگی، وہ جا کر آگے
सुप्रीम कोर्ट से वो रिलीफ ले लेते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने मुतालबा किया है कि इसके ऊपर भी हुकूमत तरमीम करे, और हुकूमत को तरमीम करनी भी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक बाख्तियार आइनी अदारा है, और उसकी डोमेन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को अपनी जाना वो उस्तादी लगाने का कोई भी हक नहीं होना चाहिए। तो इस वक्त जो एक्ट मंजूर हुआ था, जो बिल मंजूर हुआ था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अदालती असलाहत का बिल जो मंजूर हुआ था, सदर के पास गया, सदर ने वापस भेज दिया पार्लियामेंट को कि आप जो है ना वज़ीर आज़म को भेज दिया कि आप इसके ऊपर जो है ना ये दोबारा गौर व खोज करें, क्योंकि इसके अंदर जो है ना कई जो है ना फ्लास है। तो खैर हुकूमत ने भी एकदम ही जो है ना उन्होंने मुश्तरका इजलास से ये बिल मंजूर कर लिया। बिल मंजूर करके फिर दोबारा उन्होंने सदर के पास जो है ना वो भेज दिया मंजूरी के लिए। अब 10 दिन के बाद ये बिल जो है ना वो हो जाएगा लागू और नाफिजुल अमल हो जाएगा। मगर उसके साथ साथ इस बिल को जो है ना ये सुप्रीम कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया है कि चीफ जस्टिस के अख्तियारात को जो है ना ये कम किया जा रहा है। हालांकि ये मिस इंटरप्रिटेशन है, कम नहीं किया जा रहा, बल्कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो सुगो मोटो का है, और उसके अंदर ताकि एक कल्ला बंदा फैसला न करे, 3 सीनियर 3 जजेस फैसला करें, जिन्होंने कल को जाकर उन्होंने चीफ जस्टिस जिन्होंने बनना होता है, तो उनकी मशावरत के बगैर कोई भी जो है ना वो सुगो मोटो वो कैसे ले सकता है। और सुगो मोटो हमेशा जो है ना ज़्यादातर जो है ना ये गलत इस्तेमाल हुआ है, और इसके नतीजे जो है ना ये गलत ही निकले हैं। तो उसके अलावा जो अपील का हक है, सुगो मोटो के ख़िलाफ़ अपील का हक नहीं होता, तो ये भी इस बिल के अंदर है। तो ये भी हक होना चाहिए, और ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है कि अगर ये हक ना मिले। तो बहरहाल देखते हैं कि आने वाले वक्त दिनों में इसका मतलब क्या फ़ैसला होता है। और जहाँ तक है सूबाई इलेक्शन जो होने वाले हैं, स्पेशली पंजाब के अंदर उनका सवाल, तो वो भी इलेक्शन होते नज़र नहीं आते, क्योंकि अभी ये मामला चला गया पार्लियामेंट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ये इलेक्शन कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 1 पेज की रिपोर्ट जमा कराई है, उसके अंदर भी उन्होंने बोला कि हमें तो कोई फंड नहीं मिले, और ना ही सिक्योरिटी के बारे में कोई मालूमात मिली है। तो ये भी जो है ना ये भी कट्टा लटक जाएगा, और इलेक्शन होंगे तो एक साथ ही होंगे, सूबाई और कौमी इलेक्शन। तो मगर राना सनाउल्लाह ने एक और जो है ना ये इशारा कर दिया है, पता नहीं क्यों उन्होंने ये इशारा किया है कि अगर इमरान खान नियाज़ी अपनी हरकतों से बाज ना आए, तो हो सकता है कि इलेक्शन अक्टूबर में भी ना हो। तो बहरहाल देखते हैं कि आने वाला वक्त इस सिलसिले में क्या फ़ैसला करता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीलॉग वॉच करने के लिए। इंशाल्लाह फिर किसी अगले वीलॉग में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।